हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स शुरू किए थे। संभवतः आपने लेक्चर्स देखे होंगे या लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो वहां हमने सबसे पहला, जैसे मैंने पीछे बैकग्राउंड यदि मैं बताती हूँ, तो मैंने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किसका जिक्र किया था? फंडामेंटल राइट्स का। जिसमें हम पहला अपना मौलिक अधिकार, जिनकी संख्या 6 बताई जाती है, तो पहला मौलिक अधिकार राइट टू इक्वेलिटी अर्थात समानता का अधिकार या समता का अधिकार, हम आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आज हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट शुरू होता है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जब हम देखते हैं तो उसे हम देखेंगे आर्टिकल 19 से लेकर के 21 तक। किसकी फ्रीडम क्या दी गई है? फ्रीडम दी गई है। अर्थात 19 स्पेशली फ्रीडम के लिए जाना जाता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। वैसे ही आपकी राइट टू फ्रीडम या कह सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं 19 से 22 तक, तो स्पेशली जो आर्टिकल 19 है उस अकेले 19 में 6 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम किसके साथ करेंगे? आर्टिकल 19 के साथ करेंगे। ठीक, तो आप देखें इसको। आज हमारा दूसरा अधिकार शुरू होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, आपको याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है। आपको याद आ गया होगा, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 यहां हमारी। तो आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन याद रखना है, कहां से कहां तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 19 से 22। अब देखें, हम इसकी शुरुआत करने के लिए हमें शुरुआत किसकी करनी पड़ेगी? हम इसको देखेंगे तो हमें इसकी शुरुआत करनी है आर्टिकल 19 से। कहां से शुरुआत करेंगे? आर्टिकल 19 से। और जिसका हेडिंग जब आप लिखा हुआ देखते हैं तो हेडिंग लिखा है भाषण एवं अभिव्यक्ति। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 19 कि भाषण और अभिव्यक्ति आदि और शब्द यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कितनी फ्रीडम्स पढ़ेंगे? इसमें हम 6 फ्रीडम पढ़ेंगे। तो आदि की स्वतंत्रता। अब देखें, जब भी हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 6 फ्रीडम देता है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 19 जो 6 फ्रीडम देता है वो कौन से क्लोज में है। तो 19 को जब पढ़ रहे हैं, इसके हम क्लोज 1, ठीक, इसे हम 2 क्लोज में स्पेशली पढ़ेंगे। एक में स्वतंत्रताएं दी गई हैं और जो दूसरा क्लोज है उसमें निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शंस जिन्हें हम बोल सकते हैं वो दिए गए हैं। निर्बंधन कहां पर है? क्लोज 2। और स्वतंत्रताएं कहां पर है? क्लोज 1। तो स्पेशली 19 तो याद रहता है, 19 में स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन कई बार जब क्लोज सामने आ जाता है तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट में फ्रीडम्स हैं और सेकंड क्लोज में रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम बात करें कि जो आर्टिकल 19 में ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं के बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि क्या आर्टिकल 19 अपने आप में आत्यांतिक है अर्थात एब्सोल्यूट है या नहीं? तो आपका आंसर होगा नहीं, वो निरपेक्ष है अर्थात निरपेक्ष नहीं है, अर्थात उसे कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो आत्यांतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज 2 और 3, 4, 5 और 6 ये क्लोज हम देखेंगे। ये क्लोज ऐसे हैं जो किसकी बात करते हैं? निर्बंधन की बात करते हैं। और ऐसी कोई भी अधिकार जहां पर निर्बंधन हो, जहां पर रेस्ट्रिक्शंस हो, उनको हम आत्यांतिक नहीं बोल सकते। इसलिए आर्टिकल 19 आत्यांतिक नहीं है, आर्टिकल 19 पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर रेस्ट्रिक्शंस, इस पर कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम 2, 3, 4, 5 और 6 क्लोज में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम आर्टिकल 19 में फ्रीडम्स देखते हैं तो कितने प्रकार की फ्रीडम है? 6 प्रकार की फ्रीडम है। तो 19(1) उसको हम A, B, C, D, E, F और G, ठीक, इन क्लोज में बांट लेंगे। कितनी क्लोज में हम यहाँ पर देखेंगे इनको? A, B, C, D, E, F, G। तो आपके सामने ये 7 पॉइंट आ रहे हैं लिखे हुए, जबकि फ्रीडम्स कितनी है आपकी? 6 फ्रीडम है। तो हमें स्पेशली यहाँ पर जो फ्रीडम अब हम
हमने यहाँ से हटा दी है, रिमूव कर दी है, रिपील कर दी है, उसका क्लोज हमें जरूर लिखना पड़ता है। कई बार आ जाता है कि 19 की ये फ्रीडम किस क्लोज से हटा दी है, तो वो क्लोज हम याद रखेंगे। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19 की वो कौन कौन सी 6 फ्रीडम है जो वहां पर हमको मिली हुई है, नागरिकों को मिली हुई है। एक चीज और आपको याद रखनी है, आर्टिकल 19 की फ्रीडम सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जो हमने कौन से भाग में पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा, भाग 2 स्पेशली हमारा टॉपिक था सिटीजनशिप। ठीक, तो देखें आर्टिकल 19 की वो कौन कौन सी फ्रीडम है। 19 में क्या फ्रीडम है, तो जो सबसे क्लोज का ए पॉइंट है इसमें आप देखें तो सबसे पहले लिखा है भाषण एवं अभिव्यक्ति। बहुत अच्छे से याद रखना है, इन सभी फ्रीडम में सबसे इंपॉर्टेंट है भाषण मीन्स स्पीच और एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस पॉइंट क्लोज में दी गई है, क्लोज 1 के ए पॉइंट में दी गई है। वहां ABCDEFG हो सकता है। तो आपको भाषण देने का, जैसे हमने प्रस्तावना पढ़ा था, तो प्रस्तावना में हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया था, विचार रखने की, उपासना की, धर्म की आदि 5 वहां हमने देखी थी स्वतंत्रताएं। तो वैसे वहां पर यहाँ विचार शब्द न दे करके क्या दे दिया, स्पीच दे दिया है, और अपने आप को अभिव्यक्त करना। आप अपने विचारों को किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को कोई मूवी बना करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये फ्रीडम है। और जैसा कि मैं जितनी भी फ्रीडम पढ़ाऊंगी, आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि ये सब फ्रीडम कैसी हैं, अंडर रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक लिमिट है इनकी। उस लिमिट को यदि क्रॉस किया जाएगा आप लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, तो पार्लियामेंट उस पर रोक लगा सकती है, निबंधन लगा सकती है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जब इस भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र आता है, तो पिछले दिनों आपने एक मूवी बहुत ज्यादा चर्चाओं में सुनी होगी, पद्मावती, है ना। पद्मावती मूवी जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी थे संजय भंसाली, और उन पर बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए थे कि आर्टिकल 19 किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, उन्होंने पिक्चर बनाई, उन्होंने कहा मैंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं और मुझे फंडामेंटल राइट है, लेकिन वहां उसका ऑब्जेक्शन हुआ। वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसी कोई भी स्पीच के लिए आप फ्री नहीं हैं जो किसी व्यक्ति की डेफामेशन करती हो। और उनकी मूवी के कुछ सीन्स ऐसे थे जो शायद पद्मावती, जो कि इतिहास में आपने नाम सुना होगा, उनकी डेफामेशन करते थे, मानहानि करते थे, इसीलिए विरोध हुआ। तो ऐसा कोई भी भाषण, ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति आप की फ्रीडम आपको नहीं है जो आपको किसी व्यक्ति के डेफामेशन को, देश की एकता अखंडता को, राज्य की सुरक्षा को, या कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मित्रपूर्ण देश हैं, फ्रेंडली देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध खराब करती हो, कोर्ट की कंटेम्प्ट करती हो, गुड बिहेव, शिष्टाचार को डिस्टर्ब करती हो, ऐसी कोई भी फ्रीडम आपको भाषण और अभिव्यक्ति के लिए प्रोवाइड नहीं है। क्योंकि जब हम रेस्ट्रिक्शंस के आप क्लोज पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, वो यही बात कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका है नाम सूचना का अधिकार, RTI। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या संविधान में कहीं पर RTI या सूचना के अधिकार का उल्लेख है, या सूचना का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं सूचना का अधिकार, जब आप UPSI की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपका स्पेशली एक एक्ट आता है मूल विधि में, RTI। ठीक, RTI कब पास हुआ, RTI कब इन्फोर्स हुआ, क्या RTI का अधिकार एक फंडामेंटल है, RTI को यदि कहीं संविधान में जगह मिली हुई है तो कहाँ मिली हुई है। तो ध्यान रखें, सूचना का अधिकार कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने केस में, जिसे आप कह सकते हैं कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका केस आया था, और उसमें स्पेशली मेंशन कर दिया कि जो सूचना है, यदि कोई व्यक्ति अपने थॉट रखेगा, विचार रखेगा, मैं किसी गवर्नमेंट के प्रति अपने थॉट्स रखूं, विचार रखूं कि भाई योगी जी की सरकार ऐसा काम कर रही है, योगी जी की सरकार ऐसी है, या मोदी जी की सरकार ऐसी है, तो जो मेरे विचार आएंगे वो मेरे विचार उनकी सरकार के प्रति कब आएंगे, जब मुझे कहीं से सूचना मिली होगी उसके बारे में। तो जो सूचना का अधिकार है, क्या ये फंडामेंटल है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने SP गुप्ता के केस में ये स्पेशली मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 19 का क्लोज 1A जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके अंतर्गत ही सूचना का अधिकार भी शामिल है।
तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आप उसको याद रखेंगे कि क्लोज 1A यहाँ सूचना का अधिकार। तो एग्जाम में ये भी आपको एक बेसिक अलग से चीज याद रखनी है कि सूचना का अधिकार, जैसा कि आपको याद हो कि 12 अक्टूबर 2005 ये कानून कब आया था, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पास हुआ था और इसको यहाँ पर भी जगह मिली हुई है। दूसरा एक शब्द आता है जिसका नाम है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, क्या प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में एक्सप्रेशंस के अंतर्गत आती है? तो आंसर होगा यस, आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक्सप्रेशंस के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। और प्रेस की स्वतंत्रता की कुछ एक लिमिट ही नहीं है, उसको काफी प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि इन सिस्टम तक, पत्रिकाओं तक, पत्रों तक प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन तक प्रेस की स्वतंत्रता भी आ सकती है। तो यहाँ आप विज्ञापन शब्द को भी रख सकते हैं कि क्या विज्ञापन आर्टिकल 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में आता है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत इस स्वतंत्रता के रूप में विज्ञापन भी आता है। तो इसलिए आर्टिकल 19, क्योंकि बहुत बार बहुत केसेस इस पर आए हैं, चर्चाओं में रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि संविधान में पार्लियामेंट द्वारा पारित विधियों के अंतर्गत कहीं शामिल नहीं किए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में शामिल किए हैं। सूचना का अधिकार भी और प्रेस की स्वतंत्रता भी, जिसके अंतर्गत विज्ञापन भी है, ये सब आर्टिकल 19 के क्लोज 1A में आते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी फ्रीडम हमारे पास कौन सी है? तो हम यहाँ बी पॉइंट पर हम देखते हैं। तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत क्षेत्र में निरायुध, विदाउट आर्म्स, बिना हथियार लिए आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। आपको कहीं सम्मेलन करना है, पूरे भारत क्षेत्र में आप सम्मेलन यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको बी पॉइंट सुविधा देता है, स्वतंत्रता देता है। और इसके बाद आपका तीसरी स्वतंत्रता कौन सी आती है? तीसरी स्वतंत्रता में आपको यहाँ पर शब्द आता है क्या कि आप संघ या संगठन, संघ या संगठन अर्थात यूनियन और एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। तो तीसरी स्वतंत्रता आपके पास यहाँ पर आपके सामने आई है सी पॉइंट में। आप कोई ऐसा यूनियन बनाते हैं, संघ बनाते हैं, आप कोई एसोसिएशन बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, तो उसके लिए आप क्या होंगे? आप उसके लिए फ्री होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लोज आता है डी। आप संगठन आपने बना लिया, याद करने के लिए देखें, आपने भाषण दिया और भाषण देने के बाद आप सम्मेलन के लिए निकल गए। सम्मेलन के लिए निकले तो फिर आपने क्या कर लिया है? संगठन बना लिया है, एक पार्टी बना ली है, एक संघ बना लिया है। और उसके बाद आपने क्या किया है? आप समस्त भारत क्षेत्र में संचरण अर्थात मूव फ्रीली, संचरण की स्वतंत्रता रखते हैं। आपको संपूर्ण भारत क्षेत्र में क्या स्वतंत्रता रखते हैं? संचरण की स्वतंत्रता रखते हैं। तो नेक्स्ट आया डी। डी के बाद नेक्स्ट आ गया ई। अब आप घूम लिए, घूमने की फ्रीडम आपको मिल गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप ई को पॉइंट बस जाने की, बस का मतलब है रेसिडेंस, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, आप बस अर्थात रेसिडेंस की स्वतंत्रता रखते हैं, बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक, ई, ये कितनी फ्रीडम हो गई आपकी? 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद ई के बाद एक क्लोज आता है, जो क्लोज आप कहेंगे एफ। कौन सा क्लोज आता है? एफ। अब इस एफ क्लोज को जब आप देखें तो एफ क्लोज में आपको यहाँ स्टार बने हुए मिलेंगे
और यहाँ एक फ्रीडम थी आपकी, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए तो मैंने बताया था कि एक फंडामेंटल राइट था आपका संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वहाँ वैसे ही यहाँ पर 19 के F में यहाँ एक स्वतंत्रता थी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जिसे 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा रिपील कर दिया गया, जिस टाइम पर मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। 44th अमेंडमेंट से संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। अच्छे से याद रखिए, संपत्ति जहां भी है वहां भी संपत्ति का जिक्र है आर्टिकल 31 में, तो वहां भी 44th अमेंडमेंट से उसको रिपील किया गया, और यहाँ पर भी 44th अमेंडमेंट 1978 से उसको रिपील कर दिया गया। ठीक, तो सन आपको अच्छे से याद होगा इसका 1978, 4 4 8 8 का मतलब 78, यहाँ पर लास्ट यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है, ये स्वतंत्रता रिपील कर दी गई है। इसके बाद अब आपकी लास्ट आती है जी यहाँ पर। तो छठी स्वतंत्रता जो वर्तमान में आपके पास है वो है कि कोई वृत्ति, प्रोफेशन, कोई वृत्ति, व्यापार या उपजीविका, सोर्स ऑफ अर्निंग, आप किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति, कोई व्यापार, कोई उपजीविका चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक, तो इस तरीके से 6 फ्रीडम हमारे आर्टिकल 19 में वर्णित हैं, और आपको अच्छे से एक एक शब्द करके वो याद रखनी है, और बहुत इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आपने भाषण देने के बाद आप सम्मेलन के लिए निकल गए, वहां पर आपने संघ बनाया, संघ बना के आप संचरण के लिए निकल गए, और संचरण करने के बाद आपने जाकर के एक जगह अपना बसेरा डाल लिया, घर बना लिया, और उसके बाद आपने वहां पर अपना प्रोफेशन, कोई व्यापार करने के बारे में आप विचार करने लगे। तो इस तरीके से क्लोज वाइज भी आपको सीक्वेंस में ये फ्रीडम याद हो जाएगी। अब आर्टिकल 19 को शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यांतिक नहीं है, अर्थात ये सभी फ्रीडम आपको प्राप्त जरूर हैं, भारत के नागरिकों को मिली हुई हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये निर्बंधन के अधीन है। पार्लियामेंट इन पर समय समय पर जैसा उसको संविधान में शक्तियां दी गई हैं उनके अनुरूप इन पर निर्बंधन लगा सकती है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई निर्बंधन लगता है तो आखिर किन किन बातों के आधार पर निर्बंधन यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के क्लोज 2, 3, 4, 5 और 6 की। ये सभी आर्टिकल 19 के क्लोज वे हैं जो निर्बंधन लगाते हैं किस पर, उपरोक्त सभी स्वतंत्रताओं पर जो हमने अभी पढ़ी थी। तो यहाँ दूसरा आपको याद रखना है कि निर्बंधन लगाने की पावर किसके पास है, तो संसद के पास है। यहाँ इन्हें कौन निर्बंधन लगा सकता है इन पर, तो इन पर निर्बंधन लगाने की स्थिति संसद के पास है। और निर्बंधन इन पर कब लग सकता है, तो इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है जब कुछ शब्द आप स्पेशली याद रख सकते हैं, जैसे आप देखिए इन्हीं क्लोज में अलग अलग वर्णित किया गया है कि इस पर्टिकुलर क्लोज की फ्रीडम इस क्लोज के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत होगी। तो हम यहाँ एक बेसिक सी बात याद रख सकते हैं कि कौन कौन से आधार हैं जिन पर निर्बंधन हो सकते हैं। तो जैसे आप देखें, आपकी किसी भी स्वतंत्रता के उपयोग से राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा यदि है तो निर्बंधन लग सकता है। देश की अखंडता, एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री या यूनिटी को कोई खतरा है, या आप कह सकते हैं सदाचार को कोई खतरा है, न्यायालय की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर किसी व्यक्ति की मानहानि, डेफामेशन, जो मैंने अभी पद्मावती वाला एग्जांपल बताया था, ठीक, डेफामेशन या ऑफ एनी पर्सन, या कह सकते हैं कि यहाँ पर लोक स्वास्थ्य,
लोक स्वास्थ्य को यदि कोई खतरा है या कोई उसके ऊपर कोई व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है तो यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है, या कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित के लिए यदि कोई खतरा है आपकी फ्रीडम के उपयोग करने से तो कुछ इन उपयुक्त आधारों पर, या क्या एक यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि जो हमारे मैत्रीपूर्ण देश हैं, जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों पर यदि कोई नकारात्मक प्रभाव आपकी स्वतंत्रता के उपयोग करने से पड़ता है तो संसद आपकी इन सभी 6 की 6 फ्रीडम को रोक लगा सकती है। और क्लोज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो आर्टिकल 19 आपका यही तक था। तो आर्टिकल 19 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 20 की। जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 तक हमने क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 को जब हम देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है दोष सिद्धि की अवस्था में संरक्षण, दोष सिद्धि की अवस्था में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्धि की अवस्था में संरक्षण। सबसे पहले तो आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के हेडिंग ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर दोष सिद्धि की अवस्था में संरक्षण कौन सा आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 को हम 3 यहाँ इसको क्लोज में बांट के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 20 में 3 बातें स्पेशली बताई गई हैं, 3 प्रोटेक्शन आपको मिले हुए हैं और आप उसको देखें तो यहाँ सबसे पहले है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, एक्स पोस्ट लॉस, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है दोहरे दंड से संरक्षण, डबल पनिशमेंट। और तीसरा लिखा हुआ है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमेशन। तीन संरक्षण आपको आर्टिकल 20 देता है और ये तीनों शब्द तो आपको अच्छे से याद ही रखने हैं। बस आपके सामने समस्या आ रही होगी कि ये आखिर होते क्या हैं क्या, तो हम इनको बहुत इजी तरीके से समझते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि दोष सिद्धि अर्थात ये आर्टिकल सिर्फ ऐसी अवस्था में संरक्षण देता है जहां किसी व्यक्ति पर कोई दोष साबित हो चुका है, उस अवस्था में ही संरक्षण दिया गया है। और देखिए सबसे पहला संरक्षण यहाँ लिखा है कार्योत्तर, कार्य के उत्तर अर्थात कार्य के बाद बनाई गई विधि से संरक्षण। यदि कोई लॉ है, आप देखें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी लॉज बने हुए हैं, जिस डेट को जो लॉ बना हुआ है हमें उसी डेट को वही लॉ फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि भाई लॉ जो जिस डेट को था हमने फॉलो किया और उसके बाद उस लॉ में हमारी सरकार ने बदलाव कर दिए, चेंज कर दिए, तो क्या उन बदलाव का हम पर कोई प्रभाव होगा? तो आर्टिकल 20 वही प्रोटेक्शन हमको देता है कि यदि कोई दंड विधि में बदलाव हुआ, लेकिन वो हुआ कब? जब हमने ऑफेंस किया उसके बाद हुआ, तो उस बदलाव का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा एग्जाम्पल वर्तमान में हो सकता है कि जैसे हमारे देश में दिन प्रतिदिन रेप की घटना बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप, तो हाल ही में सरकार ने दंड विधि में बड़ा बदलाव किया, पोक्सो कानून के अंतर्गत भी चेंज किए और कहा कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ यदि रेप होगा, जैसे वहां एक एज मेंशन है कि 10 वर्ष से नीचे तक के बच्चों के साथ यदि रेप होगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा ही एक ऑफेंस जो कमिट किया था किसी व्यक्ति ने, उस डेट देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि एक ऑफेंस आपने 2018 में किया, कब? जून के महीने में।
अब इसमें जो ऑफेंस था वो किसी बच्चे के साथ रेप किया गया था जो छोटा बच्चा था। अब 2019 में हमारी सरकार ने क्या कर दिया, एक बदलाव कर दिया लॉ में और कहा कि जो इस ऑफेंस को अब करेगा, इस डेट को, जो ये मई 2019 में लॉ बना था, ऑफेंस करेगा तो उसे क्या होगी, फांसी की सजा होगी। कार्य कब हुआ, 18 में। लॉ कब बना, कार्य के बाद। विधि बनी 2019 में। तो क्या ये जो व्यक्ति यहाँ पर है जिसने ऑफेंस किया पर्टिकुलर 2018 में, क्या इस पर ये लॉ लागू होगा? तो आर्टिकल 20 उसको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 20 कहता नहीं, ये लॉ कार्य के बाद में बना है, कार्य उत्तर है, कार्य उत्तर बनाई की विधि है, तो ये लॉ उस पर लागू नहीं होगा। अर्थात चाहे इसका ट्रायल 2019 में शुरू हुआ, 2020 में शुरू हुआ, ट्रायल कभी भी शुरू हुआ, बट ऑफेंस जिस डेट को कनेक्ट हुआ, जिस डेट को कमिट हुआ, उस डेट को क्या विधि थी, क्या लॉ था, वही लॉ एप्लीकेबल होता है। उसे बोलते हैं कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। तो एक तरीके से अपराधी को यहाँ संरक्षण मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया वो उस डेट को जो लॉ था उसी डेट के अंतर्गत वो भी उस पर एप्लीकेबल होगा, बाद की विधि उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर एक शब्द है दोहरे दंड से संरक्षण, डबल प्रोटेक्शन। अर्थात किसी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दो बार नहीं, दो बार हम सजा नहीं दे सकते। ठीक, तो जैसे आप आजकल एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा किसी कोर्ट ने सुनाई, किसी व्यक्ति पर एक बिल्कुल लेटेस्ट उस पर कोई क्राइम आरोपित किया गया है कि भाई इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, उसको तुरंत पकड़ लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। प्रोसीडिंग चली, ट्रायल चला और लंबे समय तक वो व्यक्ति जेल में रहा, तो उसने जेल में 10, 12, 15 साल काट लिए। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि इन्हें अब फांसी की सजा दी जाती है। तो आप देखें कि वहां वो क्या सजा कारावास के रूप में भी काट चुके हैं और वो फांसी की सजा भी काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या ये दो पनिशमेंट होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दो पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान जो लिया गया समय है उसे आप सजा के रूप में माइंड नहीं कर सकते, तो उसे आप डबल पनिशमेंट नहीं कह सकते। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास पेंडिंग याचिका है और राष्ट्रपति ने अपने पास किसी पेंडिंग याचिका में 10-12 साल का समय लगा दिया है और उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन्हें फांसी दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ डबल पनिशमेंट हो सकता है, क्योंकि इस आपने हाँ ना कहने के लिए ही कि भाई सजा दी जानी है नहीं दी जानी है, इसके लिए आपने इतना समय ले लिया है, तो ये भी एक दूसरी सजा के रूप में यहाँ हो गया है। मेंटली टॉर्चर भी उस व्यक्ति का हुआ है कि पता नहीं राष्ट्रपति महोदय क्या करने वाले हैं, जो भी करना है फाइनल करें, आप हाँ कह दें या ना कह दें। तो इस तरीके से डबल पनिशमेंट किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्रपति महोदय ज्यादा समय ले लेते हैं तो उसकी सजा को वहां एक सजा के रूप में ही रखा जाएगा, दो सजा वहां पर नहीं हो सकती। तो डबल पनिशमेंट किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, ऐसे लॉज हमारा राज्य नहीं बनाएगा। इसके बाद है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध बोलना, अपने विरुद्ध आपराधिक कथन, इस शब्द का मीनिंग इतना याद रख लेंगे, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध आपराधिक कथन करने के लिए मजबूर करना। मना करता है आर्टिकल 20 क्लोज 3, कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध कोई आपराधिक कथन कहने के लिए मजबूर करता हो। तो इससे भी संरक्षण यहाँ पर आर्टिकल 20 देता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि व्यक्ति दोषित है। ध्यान आप याद रखेंगे, यहाँ पर व्यक्ति कैसा है, यहाँ पर व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई चार्ज बन चुका है, अपराध अर्थात दोष सिद्ध वो हो चुका है। ऐसी स्थिति में उस पर 3 प्रोटेक्शन यहाँ आर्टिकल 20 देता है। तो तीनों प्रोटेक्शन आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 20। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21।
जिसके लिए आपने एक शब्द सुना होगा, जीवन जीने का अधिकार। तो आप इस देख सकते हैं, इसका हेडिंग है प्राण और दैहिक फ्रीडम, प्रोटेक्शन, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो शब्द ये पर्सनल लिबर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस शब्द को बहुत सारे मामलों में इसकी डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग तरीके से। तो ध्यान रखें, एक शब्द आता है आपका जीवन जीने का अधिकार, कौन सा अनुच्छेद देता है? जीवन जीने का अधिकार। ये अनुच्छेद इसी नाम से भी जाना जाने लगा, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक फ्रीडम, आर्टिकल 21। तो वहां आप एक लाइन लिखी हुई है, किसी व्यक्ति को, ध्यान रखें आर्टिकल 21 किस पर लागू होता है? किसी व्यक्ति पर। आर्टिकल 20 जो हमने इससे पहले पढ़ा वो भी किसी व्यक्ति पर लागू होता था, जबकि आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया पर लागू होता है। तो यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण, लाइफ एंड दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित, ये शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये शब्द आप अच्छे से याद रखें, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान का कौन सा आर्टिकल वर्णित करता है? तो आर्टिकल 21। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित में छीना जाना, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो सीधा एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है आर्टिकल 21 की। डेडलाइन का आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इतना ज्यादा अभी निर्धारित किया है कि एक बहुत संविधान का बहुत बड़ा भाग आर्टिकल 21 में ही एक तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है आपको विभिन्न केसों के माध्यम से। तो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के प्राण नहीं छीने जा सकते, उसकी दैहिक फ्रीडम, उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता। जैसे पर्सनल लिबर्टी मीन्स उसका खाने पीने का अधिकार, उसका शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार, उसका किसी भी तरीके से अपने लाइफ को अचीव करने का अधिकार, ऐसे अधिकार उसके आप नहीं छीन सकते, ये आर्टिकल 21 कह रहा है। और यदि आप उसको छीनते हैं तो आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा जो प्रक्रिया दी गई है, स्थापित की गई है, उसका पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वंचित नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते। अब आप देखें आर्टिकल 21 आपको क्या कह रहा है? अपनी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार देता है। तो जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न केसों के माध्यम से बताई। इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है जिसको बोलते हैं आप मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद याद रखेंगे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978। ये मेनका गांधी का केस है। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, निर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने का एक हिस्सा है। जीवन जीने के लिए विदेश जाना भी जरूरी उन्होंने माना है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 से। कई बार एग्जाम्स में जो UPSI का स्पेशल एग्जाम होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, पूछ लेते हैं कि भाई मेनका गांधी जिसमें विदेश जाने के अधिकार को एक फंडामेंटल के रूप में माना सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। क्या विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में फंडामेंटल है या नहीं है? ध्यान रखेंगे, विदेश जाने का अधिकार कैसा अधिकार बता दिया आर्टिकल 21 के अंतर्गत? मूल अधिकार। तो जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, शुद्ध पर्यावरण लेना है। एक नाम आपने सुना होगा MC मेहता, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और वो पर्यावरण के लिए बहुत भारी उनके प्रयास रहे हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पर्यावरण संबंधी विभिन्न बाधाओं को, जो जीवन जीने में बाधा के रूप में आती हैं,
उन्हें अवगत कराया है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर फैसला देते हुए, जैसे ताजमहल का प्रोटेक्शन है, जैसे गंगा नदी के प्रदूषण के लिए है, कि इन्हें साफ किया जाए। या आप नमामि गंगे प्रोग्राम सुनते हैं, जो नमामि गंगे प्रोग्राम सरकार ने चलाया है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लागू करने की कोशिश कर रहा है कि 21 लागू किया जा सके। जीवन जीने के लिए हमारे पास शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो, और ऐसा जीवन हो जिसे हम गरिमा के साथ जीवन जीना कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 सिर्फ जीवन जीने की बात नहीं करता। जीवन जीने का मतलब है गरिमा के साथ जीवन जीना, डिग्निटी के साथ जीवन जीना। एक व्यक्ति जीवन जी रहा है किसके रूप में? एक भिखारी के रूप में। सड़क पर पड़े हुए ये जो लोग हैं, जो सड़क पटरियों पर सोते हैं, इनके रूप में भी जीवन जी रहे हैं, और एक हमारे जैसे लोग हैं जो जीवन जी रहे हैं। लेकिन दोनों के जीवन जीने का जो तरीका है, जो मजबूरियां हैं, वो अलग अलग है। तो यहाँ जीवन का मतलब ये नहीं कि पटरी पर सो रहे हैं और जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने का मतलब है जिसमें आपकी गरिमा हो, जिसमें एक डिग्निटी हो। ऐसा जीवन हमें संविधान प्रोवाइड करता है, ऐसे राइट्स संविधान प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ एक शब्द आया जीवन जीने का अधिकार। एक केस स्पेशल दिया था जिसे कहते हैं ज्ञान कौर का केस, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य, वर्सेस पंजाब राज्य, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा कि व्यक्ति को केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं। ध्यान रखें, आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। और जब हम अपना इस जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, क्या आर्टिकल 21 में मरने का अधिकार भी शामिल है पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत या प्राणों के अंतर्गत? तो आंसर होगा नो, जीवन जीने का अधिकार शामिल है। अब 2017 में एक केस बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा सुप्रीम कोर्ट की। वहां पर 9 जजों की बेंच बैठी थी, जिसको आप कहते हैं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, या एकांतता का अधिकार। तो एकांतता का अधिकार क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं है? यदि उसे फंडामेंटल का दर्जा दिया गया है तो कहाँ पर दिया गया है? तो उसके लिए आपको एक वाद याद रखना है, और वो वाद है पुट्टास्वामी। पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी का वाद 2017, ठीक, या कह सकते हैं पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2017। इस केस में कितने जजों की बेंच बैठी थी? 9 जजेस की बेंच बैठी थी। और उन्होंने 9 जजों की बेंच ने यहां कहा कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। आधार कार्ड को लेकर के ये वाद बहुत चर्चाओं में रहा, और उसे 9 जजों की बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्राइवेसी, निजता किसी व्यक्ति की आर्टिकल 20 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। ठीक, ये आप यहाँ पर याद रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आप उन्नी कृष्णन, जिसे बोलते हैं उन्नी कृष्णन वाद, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। तो ध्यान रखेंगे कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा किस वाद में मिला था? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में दिया गया। और आर्टिकल 21 को बहुत सारे केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या की है।
ठीक, तो आर्टिकल 21 आपको संभवतः समझ में आ गया होगा, आप उसको बेसिक सा याद रखें। जीवन जीने का अधिकार 21 देता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति की लाइफ को, उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है। और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि ये पर्सनल लिबर्टी में चीजें शामिल होती हैं। हथकड़ी ना पहनने का अधिकार, चुप रहने का हथकड़ी ना पहनने का अधिकार, या शीघ्र ट्रायल का अधिकार, शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अवधारित किए हैं। अब इसके बाद जहां मैंने जिक्र किया अभी शिक्षा का अधिकार, उन्नीकृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में, क्योंकि मूल संविधान में कहीं पर भी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं मिला था। और जैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्ण के केस में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया, उसके बाद हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ और उस संशोधन के बाद हमने एक आर्टिकल संख्या और बढ़ा दी, जिसमें हमने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। तो अब हम उसे देखते हैं। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार उसका अमेंडमेंट नंबर, उसका आर्टिकल नंबर, उसमें जो बच्चे की एज ग्रुप दी गई है वो पूछी जाती है। तो यहां अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 21A। 21A क्लोज ए ही यहाँ पर आपको बनाना है, स्मॉल नहीं बनाएंगे क्योंकि एक अलग आर्टिकल है नया, और इसमें लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार। ठीक, शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यह एक मूल अधिकार है। और इस मूल अधिकार की खास बात क्या है? इस मूल अधिकार की पहली बात तो आप याद रखेंगे इस आर्टिकल के लिए कि जो ये ABCD जैसे इस तरह के आर्टिकल्स आपको संविधान में मिलेंगे तो उनके लिए आपको अमेंडमेंट नंबर एक जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर इसका अमेंडमेंट नंबर क्या है? इसका अमेंडमेंट नंबर है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया। पहला अच्छा क्वेश्चन देखो, 86 छी जब आप शब्द बोलते हैं, छी 6 की साउंड आती है। शिक्षा में भी जब आप बोलते हैं तो 6 की साउंड आती है, इसलिए आर्टिकल के साथ शिक्षा का अमेंडमेंट जनरली हम जहां जनरली 100% नहीं, जनरली जब हम संविधान में देखते हैं तो 86वें संविधान संशोधन से ही वहां पर चेंज हुए हैं। तो इससे इसे एक मूल अधिकार मान लिया। और इस मूल अधिकार की खास बात क्या है? इसमें कहा 6 से 14 वर्ष तक, ये एज आपको यहाँ पर याद रखनी है। कितने साल की आयु के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी शिक्षा का अधिकार होगा। यह आर्टिकल व्यवस्था करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। किस आर्टिकल में? 21A और 86वें संविधान संशोधन से यह आर्टिकल आया और ये हमारा मूल अधिकार है। कई बार एक क्वेश्चन शिक्षा के अधिकार को लेकर के आ जाता है, तो जिसे आप अलग से याद रखें। इस आर्टिकल में नहीं ऐसा लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में तो राज्य को शक्ति मिली है कि वो ऐसी व्यवस्थाएं बना सकती है। जिसके बाद एक आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पास हुआ? अधिनियम, तो ये अधिनियम आपका 2009 का है। देखें परमिशन कब मिली संविधान में? 2002 में। अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। और ये जो अधिनियम बना इसे लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। ये डेट एग्जाम में बहुत पूछ ली जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक,
अब इसके बाद नेक्स्ट हम पहुंचते हैं आर्टिकल 22 अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम आर्टिकल आपका आर्टिकल 22 है, और उसको पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। यदि आप आर्टिकल 22 को देखें तो 22 में लिखा हुआ है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एंड रेस्पेक्ट ऑफ डिटेंशन। यदि कोई व्यक्ति जिसे बंदी बना लिया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है या जिसे निरुद्ध कर लिया गया है, उसके लिए प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 आपको देता है। तो इसकी अवस्था में संरक्षण की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 22 है। जनरल कॉमन सी बात आपको यह याद रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहली बात उसे एक कारण बताया जाए कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो यह याद रखें आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी का कारण बताएं। पहली प्रोटेक्शन क्या दिया जा रहा है, आप उसको गिरफ्तारी का कारण बताएं। दूसरा प्रोटेक्शन यहां पर है कि वो विधि सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है। दूसरा प्रोटेक्शन उसके लिए है कि वो लीगल एडवाइजर विधिक सलाहकार अपॉइंट कर सकता है। यहाँ स्थिति ये आती है बंदीकरण की अवस्था में। इसके बाद यह तीसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसे 24 घंटे के भीतर विदिन 24 आवर्स आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें, जिसने भी उस व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है। तो गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। ये प्रोटेक्शन हमारे आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। ठीक, पहला क्लोज तो उसके यही बात करता है, तीन प्रोटेक्शन देता है। 24 घंटे के भीतर आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा दें। वहीं यदि हम इसका दूसरा भाग देखते हैं तो दूसरा भाग कहता है कि ये जो उपरोक्त बातें हैं, ये जो तीनों बातें हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो किसी ऐसे देश का है जो हमारा शत्रु देश है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान ले सकते हैं कि वहाँ का कोई व्यक्ति, कोई नागरिक हमारे देश में आता है और वो पकड़ा जाता है, तो हम उस पर ये तीनों बातें अप्लाई नहीं करते हैं। ये एक तरीके से इसका एक्सेप्शन है। दूसरी बात है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध अधिनियम के उपबंधों के अधीन डिटेंशन लॉस के प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के अंतर्गत हमने उसको डिटेन किया है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी ये बातें लागू नहीं होती। तो यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है, नोट करके आप उसको लिख सकते हैं कि शत्रु देश पर यह व्यवस्था लागू, यह प्रावधान, उपरोक्त बातें लागू नहीं होती। शत्रु देश के नागरिक यहां समझेंगे इसको। और दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम में गिरफ्तारी पर भी लागू नहीं होंगी। ठीक, ये याद रखेंगे, निवारक निरोध अधिनियम पर भी लागू नहीं होंगी। बट इसके साथ आपको एक जरूरी चीज याद रखनी है कि निवारक निरोध विधि के प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, तो 3 माह का यहाँ पर समय होता है, 3 months। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी को डिटेन अरेस्ट किया जाता है तो उसे कितनी अवधि तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? तो जैसे यहाँ पर जनरल रूल था 24 घंटे, यहाँ पर होगा 3 months।
अब 3 महीने के बाद इसका क्या होगा, क्या इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है? तो 3 महीने के बाद ये वृद्धि हो सकती है, लेकिन कब? जब किसी हाईकोर्ट का जज अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी हाईकोर्ट में जज है या जज के रूप में वो कार्य कर चुका है, या फिर उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं कि उसे हाईकोर्ट का जज बनाया जा सके, ऐसे व्यक्तियों के बने हुए बोर्ड ने यदि उसके पीरियड को बढ़ा दिया है तो वो बढ़ा सकता है। ऐसी परमिशन यहाँ पर आर्टिकल 22 देता है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक हमने पढ़ा, और आर्टिकल 22 को आपने यहाँ लास्ट समझा है, और एक एक आर्टिकल आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यदि कोई भी समस्या आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके मुझे बता सकते हैं किसी भी आर्टिकल में। जैसे मेरे जो पर्सनल बच्चे हैं जिनको मैंने ये संविधान खूब अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है, वो भी वीडियोज़ देख रहे हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, कमेंट्स भी दे रहे हैं, तो उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो वो पूछ सकते हैं कि भाई इस व्यवस्था में ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, मैम आप में उसे बता दें या कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, इम्प्रूव कर दूंगी। तो ये आज हमारा हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा अधिकार होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 नंबर पर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।